उसको हम विदाई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मार पीट के मेरा जेवर गहना सब कुछ लेके विदा किए थे। तो उसको हम विदाई तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अब जो भी हो सर, उस जब तक वहाँ पे मैं थी तब तक तो मेरा शौहर अच्छे से रखा था। घर वाले तरह तरह की डिमांड करते थे। उसकी अम्मी कहती थी कि मेरा बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसको बुलेट मिल रही थी, उसको 4 व्हीलर मिल रहा था, ये बहू ये लेके आई है, आटा पीसने की मशीन नहीं मिला, फिल्टर की मशीन नहीं मिला, क्योंकि मेरे पापा ने सब कुछ दिया था। जितना उनके औकात थी उन्होंने औकात से बढ़ के अपना सामान दिया था, क्योंकि उनका लड़का पढ़ा लिखा था। तो उनका यही डिमांड था कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे जगह से रिश्ते आ रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल रही थी, लेकिन हमको आपकी ही लड़की पसंद है, पढ़ी लिखी है, हमको इसी से शादी करनी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आज बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जनपद मऊ, थाना रामपुर। बता दूं कि एक गरीब पिता अपनी बेटी के खुशी के लिए अगर शादी पड़ जाए तो उस शादी में पिता ने ये किसी चीज़ के लिए कमी नहीं करता है कि बेटी को ससुराल जाने में दुख हो। लेकिन शादी हो जाने के कुछ दिन बाद अगर लड़के पक्ष से या लड़का की तरफ से कहा जाए कि हमें दहेज कम मिला और दहेज का बहाना बना करके किसी की बहन बेटी को अगर छोड़ दिया जाए, तलाक दे दिया जाए, तो दुनिया का सबसे बड़ी होती है। ऐसे ही कहानी लेकर के सामने आएंगे आपको। लेकिन बता दूं कि शादी के कुछ दिन बाद एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। एक बुलेट, इस तस्वीर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, बुलेट पे बैठा हुआ लड़का फ़ोटो भेजता है और उस पर मैसेज लिख करके कहता है कि ये मुझे चाहिए था। और इसी को देखते हुए जब बुलेट का डिमांड करता है तो शायद लड़की के पक्ष से कुछ कहा गया होगा। उसके बाद दूसरे मैसेज में लिख दिया जाता है, 3 बार व्हाट्सएप पे लिखा जाता है तलाक तलाक तलाक। तस्वीर आपको दिख रही होगी। सोच सकते हैं अगर एक बहन दुल्हन बन के किसी के घर गई हो, अगर उसे मैसेज पे तलाक दे दिया जाए तो कितनी बड़े दुख की बात है। वो भी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार जब से आई तब से तलाक पे तमाम कानून बनाई गई। इससे एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था। लेकिन इसी सब मामले को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी जिनके साथ ये इतनी बड़ी दुख की घड़ी झेल रही हैं, ये पहाड़ उनके ऊपर जो टूट करके पड़ा है इस समय। और बता दूं कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार में उस बहन ने न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। आजमगढ़ मऊ एक कर दी हैं। आए दिन दौड़ना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते वो लोग इस समय टूट चुका है। वो उनका परिवार 2 साल हो गया। शादी हुआ था 10/6/2023 में। और बता दूं कि 120 दिन मात्र लड़की उनके घर पे थी और उसके बाद यहीं पे आई और 2 सालों से न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। तो हमारे साथ जुड़ेंगी, डायरेक्ट उनसे ही हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं आयशा उस्मानी। आयशा उस्मानी जी। आपके साथ क्या हुआ था? जो शादी तो हुई थी आपकी 10/6/2023 को, लेकिन उसके बाद आप कितना दिनों तक वहाँ पे रही? सर, मेरी शादी 10 जून 2023 को तो वहाँ हुई थी। 8 दिन के बाद मैं अपने मायके चली आई, फिर एक दिन विदा होकर एक दिन यहाँ पे रही, फिर उसके बाद मैं अपने ससुराल चली गई। फिर मेरी विदाई 8 अगस्त को हुई थी। क्योंकि विदाई नहीं हुई थी, उसको हम विदाई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मार पीट के मेरा जेवर गहना सब कुछ लेके विदा किए थे। तो उसको हम विदाई तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अब जो भी हो सर, जब तक वहाँ पे मैं थी तब तक तो मेरा शौहर अच्छे से रखा था। घर वाले तरह तरह की डिमांड करते थे। उसकी अम्मी कहती थी कि मेरा बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसको बुलेट मिल रही थी, उसको 4 व्हीलर मिल रहा था, ये बहू ये लेके आई है, आटा पीसने की मशीन नहीं मिला, फिल्टर की मशीन नहीं मिला, क्योंकि मेरे पापा ने सब कुछ दिया था। जितना उनके औकात थी उन्होंने औकात से बढ़ के अपना सामान दिया था, क्योंकि उनका लड़का पढ़ा लिखा था। तो उनका यही डिमांड था कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे जगह से रिश्ते आ रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल रही थी, लेकिन हमको आपकी ही लड़की पसंद है, पढ़ी लिखी है, हमको इसी से शादी करनी है। तो मेरी शादी तो हो गई उनसे। जी। लड़का कितना तक पढ़ा था और क्या कर रहा था उस समय? सर, वो तो सिविल इंजीनियर है। जी जी। और आप कितना तक पढ़ी हैं?
सर हम बड़े लड़के हैं, मेरे मेरे 8 भाई बहन हैं, जी 5 बहन 3 भाई, जिसमें सबसे बड़े हम हैं। मेरा यही सपना था कि हम पीएचडी करेंगे। सर मेरे पापा मुझे बहुत पढ़ाए, मेरे ननिहाल वाले मुझे बहुत मानते थे। ननिहाल वाले और मेरे पापा के सपोर्ट से मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया। सर पीएचडी का एंट्रेंस दे के आए थे, उसके बाद मेरी शादी हो गई। सर अभी तक मैं रिज़ल्ट भी नहीं चेक कर पाई, क्योंकि वहाँ पे ही मेरी बुक जिसमें मेरा एडमिट कार्ड रखा हुआ है, आज तक मैंने अपना एडमिट कार्ड भी नहीं देखा, ना ही रिज़ल्ट चेक किया कि मेरा क्या रिज़ल्ट आया है। सर बताइए हम कहाँ जाएं, अपने यहाँ के पास दौड़ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी जो आपके पास ये मैसेज आया था, एक जो फ़ोटो हमारे पास है, जो ये बुलेट वाला, जी इसका क्या वजह है, क्या कहा गया था इसके द्वारा? सर ये बुलेट का मसला ये है कि जब हमारी शादी, देखिए सर लोन पे, मेरी शादी से 4 दिन पहले इनके अम्मी का डिमांड था कि मेरे सारे बेटों को गाड़ी मिली है, ऐसा करिए, मेरा बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा है, कोई गाड़ी नहीं तो नॉर्मल गाड़ी ही आप दे दीजिए। तो मेरे पापा सोचे कि एंड टाइम पे ये गाड़ी मांग रही है, चूँकि कार्ड वार्ड तो बढ़ चुका था, हमारे यहाँ भी मेहमान इकट्ठा हो गए थे। अब उस टाइम अगर ये बात बोलते, अगर शादी को इनकार कर देते, तब तो बड़ी बेइज्जती होती है हमारी, फिर लोग तरह तरह से सवाल करते। तो फिर पापा बोले अब तो सब कुछ हो गया है, जब इतना हो गया चलो हम दे ही देते हैं। तत्काल लोन पे देखिए, ये लोन पे इनको गाड़ी लेकर दी गई। अब लोन पे गाड़ी लेकर दी गई थी तो कागज़ तो तत्काल नहीं ना मिलेगा, लेट मिलेगा। वो इसीलिए मेरी विदाई भी नहीं कर रही थी कि जब तक कागज़ नहीं लेके आओगी हम विदाई नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कागज़ मिला तब जाके वो मार पीट के सब कुछ लेके मुझे विदाई कर दी। अब ये मसला कागज़ का ये है, बुलेट का। अब ये बुलेट लेके आया था अपने दोस्तों की, कि सबसे यही कहता था कि ये मुझे बुलेट मिली है, बुलेट मिली है, लेकिन बुलेट तो मेरे पापा ने दिया ही नहीं था। तो बार बार बोलता था आयशा बुलेट, इसको बेच के गाड़ी तुम्हारी बुलेट ले लेते हैं। हम कहे नहीं, हमारे पापा हमको अपनी पसंद से दिए, हम नहीं बेचेंगे। सर जब वहाँ पे चला गया तो मुझे बोला कि मुझे यही चाहिए था, अब ये नहीं है तो मैं तुझे नहीं रखूँगा, मैं दूसरी शादी करूँगा। सर उनको बहुत कोशिश की है, बहुत समझाया, फिर भी वो नहीं सुना, तलाक दे दिया मुझे। तो क्या ये व्हाट्सएप पे जो तलाक दिया गया है, इसकी मान्यता होगी? सर हम इसको नहीं मानते, सर कानून भी नहीं मानती, इस चीज़ को मैं भी नहीं मान रही। तो फिर आप कैसे मान रही हैं कि हमारा तलाक हो गया है? सर हमारा तलाक नहीं हुआ, जब कोर्ट से तलाक नहीं दिया हम तलाक नहीं हुआ है। नहीं मान रही हैं? नहीं मानते इस तो चीज़ फिर को। इसके लिए आगे किस हिसाब से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? सर हम इसी के खिलाफ तो आवाज़ उठा रहे हैं कि जब 3 तलाक नहीं हुआ है तो वो दूसरी शादी कैसे कर लिया। सर इसके लिए हम प्रशासन के पास भी पहुँचे। सर देखिए बिलरियागंज थाना में, यहाँ रामपुर थाने में गए तो बोले ये मामला बिलरियागंज थाने का है, आप ऐसा करिए बिलरियागंज थाने में जाइए। सर हम बिलरियागंज थाने में गए, एसपी ऑफिस में उसका पासपोर्ट निरस्त कराने के लिए गए थे, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि वो दूसरी शादी करने वाला है। जब वहाँ आजमगढ़ एसपी ऑफिस में उसकी नोटिस दे के मैं आई तो मुझे पता चला वो दूसरी शादी कर रहा है। तो फिर मैं वहाँ यहाँ घर आने के बाद वापस गई। जब वहाँ गई तो रास्ते में मैं 5 किलोमीटर दूर थी। सर मैं 1090 पे कॉल की तो 1090 पे कॉल करने के ये बोली कि वो दूसरी शादी कर रहा है, आप ऐसा करिए मौके पे पहुँचिए। तो सर बिलरियागंज थाने में वो फ़ोन गया, फिर उसके बाद वहाँ से 112 नंबर की पुलिस गई घर पे, क्योंकि अभी बारात नहीं गई थी। तो घर में जब पुलिस वहाँ पे गई पूछताछ की तो कह रहे हैं आसिफ के घर वाले कि कोई शादी नहीं हो रही है। फिर भी मैं रास्ते में ही थी, वो तो चले गए पुलिस वापस। फिर पता चला कि नहीं ऐशाबाद निकाह नहीं मगरिबाद निकाह है। तो फिर मैं 112 नंबर को कॉल की, वहाँ की पुलिस मुबारकपुर, वहाँ फ़ोन लगा, वहाँ पे बात हुई तो बोले कि ठीक है बम और शादी कर रहा तो वहाँ की ही पुलिस जाएगी। तो मैं वहाँ पे फ़ोन की, तो जब वहाँ पे पुलिस गई तो पता चला कि वो तो शादी करने गया है, शादी हो गया, तलाक हो चुकी है। जब तलाक हुआ है, जब पुलिस से वो लोग तलाक का बोले तो कागज़ दिखाना चाहिए ना, प्रशासन को बोलना चाहिए ना कि हाँ जब तलाक हुए तो कागज़ आप दिखाओ। सर उन्होंने कागज़ नहीं दिखाया, पुलिस वहाँ पे चली आई, बोली कि शादी हो चुकी है। मैं यहाँ तक भी बोली कि सर आप जब तक शादी नहीं हो, जब तक मैं नहीं आ रही हूँ आप शादी को रुकवाइए। तो बोले आपकी तलाक हो चुकी है, आपका मामला न्याय में चल रहा है ना। सर मेरा मामला न्याय में चल तो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ चल रहा है ना कि तलाक हो चुकी है या डाइवोर्स का चल रहा है। तो उन्होंने ये इसका एक्शन नहीं लिया। फिर मैं वहाँ से बिलरियागंज थाने में गई। जब बिलरियागंज थाने में गई तो रात का 9:30 या 10 बज रहा, ना 9:30 हो रहा था सर टाइम। जब वहाँ पे गए मैं ये एप्लीकेशन लिख के लेके गई तो वहाँ के जो थाना प्रभारी थे सुनील कुमार दुबे जी इस कागज़ को फेंक दिए, बोले हम इस चीज़ को नहीं मानते, तुम्हारा मामला कोर्ट में चल रहा है, अब वो न्यायालय ही देखेगा। सर ये बताइए जब बंदा क्राइम कर रहा है तो हम उसके लिए तो पहले कोर्ट में गए ही थे, तो जब वो दूसरी शादी कर रहा है तो सरासर क्राइम कर रहा है ना, जब तलाक नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को भी बोले कि सर देखिए मामला कोर्ट में तो चल रहा है, वो अलग चल रहा है, ये जो मामला हम लेके आए हैं वो दूसरी शादी का है, हम चाहते हैं अभी तक शादी ना हो जब तक मेरा मामला फाइनल ना हो जाए। तो ये क्या बोल रहा है कि नहीं आप अरेस्ट वारंट लेके आइए, ऐसे हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सर यही बोले उनसे हम
चूँकि हम भी एसआई की पढ़ाई कर चुके थे, एग्ज़ाम नहीं दिए थे, लेकिन मुझे नॉलेज थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो उनसे मैं यही बोली, सर जब बंदा क्राइम करता है उसी वक्त आपको पकड़ना चाहिए ना कि अरेस्ट वारंट का इंतज़ार करेंगे आप। तो कह रहे कि नहीं आप जाइए, हम नहीं सुन सकते हैं। तो सर वहाँ पे भी मेरी नहीं सुनी गई। तो क्या लग रहा है, जब आपने इतना रिक्वेस्ट करती रही और वहाँ पे अन्याय होता रहा, प्रशासन उसे देखती रही, तो क्या प्रशासन का भी हाथ था उसमें? सर मुझे तो यही लगता है कि प्रशासन भी मिली हुई है, क्योंकि मैं अपने ससुराल में थी तो वहाँ पे मेरे जो देवर थे वो गैंगस्टर रह चुके हैं, जिनका नाम शाकिब है। गौवंश की धारा भी लगी। वो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस कुछ नहीं करती। जब हम लोग बाथरूम जाते हैं ना तो बाथरूम में पानी लेके जाती है यहाँ की पुलिस। वाकई मुझे यही लगता है कि यहाँ की पुलिस उन लोग के कुछ खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है। जी, यानी प्रशासन भी मिली हुई है इसमें? प्रशासन भी मिली हुई है। नहीं तो 3 तलाक का मसला है, ये आपको दिख रहा है, इसके खिलाफ योगी जी ने आवाज़ उठाया कि नहीं ये 3 तलाक को हम नहीं मानते। तो जब हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो फिर इस चीज़ को सुनना चाहिए ना। सुनील कुमार दुबे जी थे उस टाइम, उनको ये चीज़ देखना चाहिए ना कि हाँ योगी जी इस कानून को बनाया तो ये लड़की फॉलो कर रही, तो हमको भी इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। कोई एक्शन नहीं लिया गया सर। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? 2 साल से दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। 2 साल से भटक रहे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट का बोला कि आर्डर चाहिए, अब अरेस्ट वारंट लेके आओ। सर रिकवरी वारंट का गया था वारंट उनके पास, तो उनको अरेस्ट किया नहीं किए। उनको अरेस्ट करना चाहिए था ना, नहीं किए। तो उसकी दूसरी शादी कब हुई थी? सर दूसरी शादी 10 जून 2025 में किया है। 10 जून 2025 में। लेकिन शादी होती रही, प्रशासन एक दरवा बन करके मौके पे पहुंच करके देखती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। और आपने वहाँ पे तड़पता रहा, रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो अभी क्या कहेंगी जिस हिसाब से कानून व्यवस्था, योगी जी तमाम 3 तलाक पे मुद्दे उठाए थे, एक चर्चा का विषय बना था, लेकिन उसी को देखते हुए व्हाट्सएप पे कोई आपको तलाक दे दे, तो इसको लेकर के क्या कहेंगी ऐसे लोगों को? सर हम यही चाहते हैं कि ऐसे इंसानों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कभी ये सब करने से पहले एक बार सोचे कि हाँ 3 तलाक एक साथ नहीं देते। और हम यही चाहते हैं कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए, जब तक मेरा मामला फाइनल ना हो जाए वो सऊदी ना जाने पाए। जी। तो सऊदी में ही जॉब करते हैं? जी, वो सऊदी में सिविल इंजीनियर है। जी। तो अभी इस समय आप लोग आजमगढ़ से देख रहे हैं, तो आजमगढ़ बिलरियागंज थाने में कहाँ पे बुलाहट हुआ है? करमैनी गाँव का ये मामला है। नहीं, बुलाहट कहाँ पे हुआ था? बिलरियागंज थाने में ही बुलाया गया था। सर चूँकि वो तो शादी कर चुका था, तो अब सुनील कुमार दुबे जी से बात हुई तो यही कह रहे हैं कि अब तो मामला हो गया है, ऐसा करिए आप लोग रफ़ा दफ़ा कर लीजिए, आपकी भी बच्ची है, ज़िंदगी कैसे ऐसे कटेगी, आप ऐसा करिए मामला रफ़ा दफ़ा करिए। हम लोग बोले सही बात है, चलिए मामला रफ़ा दफ़ा, अब तो शादी कर ही चुका है, हम क्या कर सकते हैं। तो जब हम भी अगर शादी कर लेते, इस चीज़ को हम मानते नहीं हैं, तो कल को वो भी तो खड़ा हो सकता है कि मैं तलाक नहीं दिया हूँ। तो सर हमको भी तो प्रूफ चाहिए ना कि हाँ तुमने तलाक दिया है। जब अगर ऐसा हो ही गया तो अब लिख के दो फिर, जो मेरे शादी में जो खर्च आया है उसका हर्जाना भर दो। फिर हम लिखने के लिए भी तैयार नहीं है। पे हम लोग गए यहाँ से आदमी 4-5 लोग को लेके, जब वहाँ पे गए सुनील कुमार दुबे जी बोले थे, तो इसीलिए हम लोग उनके कहने पे गए। जब वहाँ पे गए तो पता चला वो लोग आए ही नहीं, ना उनके पापा आसिफ के अब्बू आए, ना आसिफ आए, उसके एक भाई आया और 4-5 लोग गांव के आए। तो सर शादी मेरी आसिफ से हुई है और आसिफ के बाप उसके जिम्मेदार है, तो हम किसी और से क्या बात करते। कल को वो मुकर जाते तो जब चूँकि आसिफ से शादी हुई तो आसिफ को ही साइन करना था ना, तो वो आए ही नहीं, सब धोखा दे के चले गए। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? लास्ट लड़ाई किस हिसाब से लड़ी जाएगी? सर हम तो पूरी कोशिश से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमको न्याय मिले। अब ये प्रशासन किस तरह से काम कर रही है आप लोग देख ही रहे हैं। अगर ऐसे ही प्रशासन काम करती रही तो हमारी जैसी न जाने कितनी बहनों का घर बर्बाद होता रहेगा। चलिए आपसे बता दूं कि हमारे साथ अभी आयशा जी हैं। इनके हाथों में तमाम कागज़ हैं, तमाम साबूत जुटा चुकी हैं और 2 सालों से न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। लेकिन किस हिसाब से एक दहेज के लिए एक बहन को तड़पाया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, ये आज से नहीं चलता हुआ आ रहा है। इस पे अभी तक प्रशासन या सरकार को ध्यान नहीं आया कि इस पे कोई कानून बनाया जाए, दहेज प्रथा पे कोई कानून बनाया जाए, इस पे रोक लगाया जाए, बल्कि इसे बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। सरकार इस पे पहले ही कानून बना दी होती तो आज एक बहन 2 साल से न्याय के लिए दर दर नहीं भटकती। और ऐसे ही मामला तमाम देखने को मिल रहा है। किसी को दहेज के लिए जला दिया जाता है, तो किसी के लिए जान से मार दिया जाता है, तो किसी को फांसी के फंदे पे झुला दिया जाता है। लेकिन आयशा जी अभी 2 सालों से तड़प रही हैं एक न्याय के लिए। आजमगढ़ से लेकर और मऊ तक का रास्ता डेली नापती हैं और कानून के दरवाजे को डेली खटखटाने का काम करती हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लेकिन इनका कहना है कि जब वो शादी कर ही लिया है
तो उसमें हम अब क्या कर सकते हैं, एक इंसानियत के नाते वो हम लोग के सामने आए और कागज़ पे साइन करे और कोई सबूत दे दे ताकि हम दोनों का छुटकारा हो चुका है। फिर भी अपना ज़िंदगी कहीं ना कहीं बसाने की काम करेंगी, लेकिन इनको पूरी तरह से फंसा करके अभी तक रखा है। अगर व्हाट्सएप पे कोई तलाक देगा तो उसे माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो कभी ब्याह करके खड़ा हो सकता है और बोल सकता है कि मैंने तलाक कहाँ दिया था। ये इनका यही कहना है। तो अगर ये भी वही कह रही हैं कि अगर सामने से आए, वहीं पे बात हो और समझौता कर दे, तो ये प्रशासन भी इसे करवा सकती है, अगर दोनों पक्ष को बैठा करके, और प्रशासन भी इसे सही काम करवा सकती है। लेकिन इनको केवल घुमाया जा रहा है, दर दर भटकाया जा रहा है। बाकी हम लोगों ने इनके पास पहुँचे और दुख की घड़ी में इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की, और हमारे दिखाने का मेन उद्देश्य ये है कि पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, कम से कम एक कोई अच्छी कानून बनाए ताकि ऐसी बहन बेटियों को न तड़पाया जाए और न सताया जाए, ताकि कोई भी ले जाए और 2 महीना 4 महीना अपने घर पे रखे और उसके बाद दहेज प्रथा का बहाना बना करके और किसी बहन बेटी को छोड़ दिया जाए मरने के लिए, और किसी के बहन बेटी को जिंदा जला दिया जाए, तड़पा दिया जाए, मार दिया जाए, फांसी के फंदे पर झुला दिया जाए। ऐसे ही आप देख सकते हैं दुख की घड़ी में रो रो कर पूरी कहानी बता रही हैं। जब ये कहानी सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा कि एक बहन किस लिए एक न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। इनका भी शादी से पहले कितना बड़ा अरमान रहा होगा, सपना रहा होगा, और एक पिता जो मजदूरी करके एक खेत गिरवी रख करके गाड़ी खरीद के दिए, लोन पे अपना खेत गिरवी रख दिए और उसको गाड़ी खरीद के दिए, लेकिन उसका और इस बहन को आज रोड पे ला करके छोड़ दिया है। बाकी इस वीडियो से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।